हेलो बच्चों, सेकंड वीडियो में अपन फर्स्ट चैप्टर के सेकंड वीडियो में आज बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास में दो चार्ज होंगे उनके बीच में लगेगा फोर्स। ठीक है, अब अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, वो बात सबसे पहले बताया आपको कूलम्ब। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब ने बोला कि भाई मान के चलो आपके पास में दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। दो चार्ज Q1 और Q2 रखे हुए हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। कितनी डिस्टेंस है? R। तो अकॉर्डिंग लेट अस कंसीडर कि दो चार्ज हैं आपके पास में Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास में R है। ठीक है, तो दो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से डिपेंड करेगा वो कूलम्ब ने बताया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, force is, जो फोर्स है वो फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, कि जो दोनों चार्ज हैं उनके मल्टीप्लाई के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो ऐसे वैसे किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी आपके पास में, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जो फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between them। It means F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R स्क्वायर। कूलम्ब ने दो स्टेटमेंट बोले, फर्स्ट कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और सेकंड कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपका F क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन, F हो गया आपके Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जैसे अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा K, F इक्वल्स टू कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। कोई दिक्कत है? K क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और जो K की वैल्यू है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। K डिपेंड्स ऑन, सबसे फर्स्ट कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मीडियम बिटवीन चार्जेस, और सेकंड डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे। अगर आप MK सिस्टम में ले लो तो वैल्यू कुछ आएगी, CGS सिस्टम में ले लो तो वैल्यू कुछ और आएगी। सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अभी तक अपन ने किसके बारे में बात की, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब ने बोला कि अगर आपके पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और वो R डिस्टेंस पे एक दूसरे से, ठीक है, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनकी डिस्टेंस के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों इक्वेशन से अपन ने देखा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का फाइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा K, F इक्वल्स टू कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, और दूसरा डिपेंड करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब अपन आगे देखते हैं। देखो कूलम्ब्स लॉ में F इक्वल्स टू कितना आपके पास में, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो K की वैल्यू है K इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, अपन बात करेंगे क्या होता है परमिटिविटी के बारे में। पहले अपन के बारे में बात कर लें। तो के कॉस्ट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट ऑफ के निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ के, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, के की यूनिट अपने को आइडेंटिफाई करनी है। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो जैसे के की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। के की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं एप्सिलॉन नोट के बारे में। एप्सिलॉन नोट बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नोट है उसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 या 1/36 पाई × 10⁻⁻9। ठीक है, अब मैं अगर इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, इसकी यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। देखो के की यूनिट क्या आपके पास में, के इक्वल्स टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। अब के की यूनिट क्या दी हुई है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 4 पाई की तो यूनिट होती ही नहीं है कुछ भी, तो 1/एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या होगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर। सेकंड जो आपका बनता है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। किसके बारे में बात करें अपन, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट के बारे में। देखो एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू किसके बराबर है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो कूलाम की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है A1 T1 का स्क्वायर। न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करा के, फोर्स को, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है M1 L1 T-2, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L। उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। क्या हो जाएगा A2 T2 अपॉन M1 L3 T-। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन क्या मिलेगी आपको M-1 L-3 A4 T4 A2 T4। ठीक है, तो आपका कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू कितना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K इक्वल्स टू है आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यूनिट ऑफ के कैसे निकालते हैं अपन यहाँ पे देख लिया। एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो उसको 1/36 पाई × 10⁻⁹। ठीक है ना, जैसा आपको सुटेबल लगे कैलकुलेशन में, जो भी आपको सही लगे। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन है आपके पास में M-1 L3 A2 T4, जिसकी क्या हो गई डायमेंशन हो गई। अब अपन बात करेंगे आगे कि अगर ये तो फ्री स्पेस बता रहा है, जो परमिटिविटी बता रहा है फ्री स्पेस की, अगर आपके पास में कोई मीडियम हो तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला था आपके पास में वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम या एयर। अगर अपन बात करें कोई मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम F इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो, पक्का नहीं है, आगे चले। ठीक है, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं अपन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, कूलाम लॉ के बारे में बात की। कूलाम ने बोला कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के।
जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया अपन ने, के आया कांस्टेंट, एफ इक्वल्स टू कितना गया, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। यहाँ से अपन को के की वैल्यू होती है के 1/4πε0, सोल्व करने में वैल्यू आती है उसकी 9 × 10⁻⁹ और उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 या 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है आपके पास में कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L-3 A2 T4, ठीक है। और अगर कोई मीडियम के बारे में बात करें तो देखते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε Q1 Q2 r स्क्वायर। अब मीडियम कैसे इफेक्ट डालता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कूलम ने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम हो, या तो एयर हो या फिर क्या हो, वैक्यूम। मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम है तो फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अगर अपन यहाँ पे एयर या वैक्यूम की जगह रख देते हैं कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, या अपन इसको बोल सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल बोल दे। अगर आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रख रहे हो या इंसुलेटिंग मटेरियल रख रहे हो तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज है। अगर आप इसकी जगह रिप्लेस कर दो कंडक्टिंग मटेरियल, क्या रिप्लेस कर दो, कंडक्टिंग मटेरियल, तो आपका फोर्स हो जाएगा 0 के बराबर। फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 के बराबर। तो यहाँ से उन्होंने एक कोफिशिएंट निकाला, एक कांस्टेंट निकाला जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो दो चार्ज है आपके पास में, मान के चलो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, r डिस्टेंस पे रखे हुए। पहले इनके बीच में मीडियम है एयर और बाद में कोई मीडियम रख दिया अपन ने, कुछ भी इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है देखो अब आपके पास में दो केस है। एक तो है कि जब आप एयर के बारे में बात कर रहे हो और एक है जब अपन बात कर रहे हैं कोई मीडियम के बारे में। फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया आपके पास में, फोर्स बिटवीन चार्ज इन वैक्यूम हो गया आपके पास में F0 F/Fm। F की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर, यही होगी। और मीडियम में कितनी हो जाएगी, 1/4πε Q1 Q2 r स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया F/Fm की वैल्यू। ये क्या मिलेगा आपको, F/Fm, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे, ठीक है। परमिटिविटी फ्री स्पेस को लिख सकते हैं अपन एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कट गया। एप्सिलॉन r इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में F/Fm। इसको ही बोलते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो आप इसको एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट कर लो या इसको रिप्रेजेंट कर लो k से। k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा F/Fm। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है कि आपका जो फोर्स है एयर के कंपैरिजन में या कोई भी मीडियम का एयर के कंपैरिजन में कितना डिक्रीज हुआ उसके बारे में बताता है। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन मीडियम, तो F/Fm हो गया, वैल्यू रख दी अपन ने। सोल्व करने में मिलेगा आपको ER एप्सिलॉन r इक्वल्स टू F/Fm। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का नहीं है, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन r है इसकी वैल्यू एयर के लिए, फॉर एयर, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन r की 1.00054। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है 1। वाटर के लिए एप्सिलॉन r होता है 80
और कंडक्टिंग मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर होता है इनफाइनाइट, ध्यान रखेंगे। एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.00054, वैक्यूम के लिए वैल्यू होती है इसके लिए 1, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 80 और कंडक्टिंग सरफेस के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये तो अपन बात कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और आपका जो फोर्स है वो कैसा होता है मैग्नीट्यूड फोर्स का आपका वेक्टर होता है, तो मतलब फोर्स में क्या होना चाहिए डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ में भी क्या होनी चाहिए डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपके पास में एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है आपके पास में Q2। अब दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे। जब Q2 पे फोर्स लगेगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन F21 से। F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, ऐसे इस पे फोर्स लगेगा तो F12 हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। F12 इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अगर अपन ये वाली डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे R12 में, और ये वाली डिस्टेंस हो गई आपके पास में R2। ठीक है, तो R21 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो आएगा मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2। अगर मैग्नीट्यूड R21 लूँ तो कितना रहेगा R2 माइनस R। वेक्टर फॉर्म में अपने को डायरेक्शन का कंसिडरेशन देखना है। तब अगर F21 की बात करें तो F21 फोर्स लग रहा है किस पे सेकंड पे, किसकी वजह से फर्स्ट की वजह से। तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन वेक्टर कौन सा जाएगा आपके पास में R12 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, सॉरी F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21 का वेक्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि एक वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है उसका, डायरेक्शन भी होती है। तो अपन R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू डायरेक्शन ऑफ R। R कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा R वेक्टर, फिर यहाँ पे कैप लगेगा, डायरेक्शन चाहिए अपने को फिर, तो R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R12 का होल क्यूब। देखो एक तो स्क्वायर है और एक कैप की जगह मैग्नीट्यूड आएगा, तो स्क्वायर और मैग्नीट्यूड कितना बना लेंगे क्यूब बना लेंगे। ऐसे F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 का होल क्यूब। कोई दिक्कत है पक्का नहीं है। अब देखो जब अपन ने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिया तो इससे अपने को दो चीज़ों के बारे में पता चला, दो चीज़ें पता था, ये इससे दो चीज़ें मिली अपने को। फर्स्ट तो ये कि इसने प्रूव किया कि सेंट्रल फोर्स, कैसा फोर्स है ये आपका सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात, फर्स्ट तो इसने बताया कि सेंट्रल फोर्स है मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, लाइन की ज्वाइनिंग है उनके ऊपर ही एक्ट करेगा। ठीक है ना, दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर ही एक्ट करेगा। सेकंड, सिंस R12 इक्वल होता है माइनस का R21, R12 इस डायरेक्शन में, R21 इधर है। ठीक है, तो अपने को मिलेगा F12 इक्वल टू माइनस का F21। समझ रहे हो, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब कूलम्ब्स जो वेक्टर फॉर्म में है वो किसको प्रूव करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूव करता है। थर्ड लॉ को क्या करता है ये प्रूव करता है। देखो वापस एक बार कूलम्ब का जब अपन बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और जो फोर्स है चार्ज के बीच में दो, देखो ऐसे चार्ज लिया अपन ने Q1 और Q2, जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो F21, जब Q2 इस पे फोर्स लगाएगा तो F12। इनके बीच का जो डायरेक्शन है डिस्टेंस है R12 और ये वाला डिस्टेंस कितना जाएगा R21। तो F21 तो
ये वाला फॉर्मूला F2। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल इसका, वो बोल रहा है कि आपके पास में एक हाइड्रोजन एटम है और उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है r, वो है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। कितना दिया आपको डिस्टेंस, कितना दिया हुआ है डिस्टेंस आपके पास में r है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे तो उसमें होगा एक प्रोटॉन और एक होगा इलेक्ट्रॉन। अपने को फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है तो अपन डायरेक्ट साइन को चेंज नहीं लेंगे, तो प्रोटॉन तो आपका Q1 हो गया और ये क्या हो गया आपके पास में Q2। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फोर्स Fe की बात करूं तो कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, तो K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितना आपके पास में 5.3 इंटू 10⁻⁻11। और इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करके बैठेंगे, आंसर जब निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आएगी 5.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। वापस से देख लो, एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, कूलम्ब्स को लगाया, सोल्व कर लिया। फिर आपको बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया इसको कंपेयर करो ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स को किससे कंपेयर करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आया इसका, इलेक्ट्रिक फोर्स, और कंपेयर किससे करना अपने को, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अपने को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपन 11th में पढ़ के आए, Fg इक्वल्स टू कितना होता है G m1 m2 अपॉन r²। तो जो G है उसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F, G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 मास ऑफ प्रोटॉन, वो कितना होता है आपके पास में, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। डिस्टेंस सेम है आपके पास में Fg। देखो क्या बोला कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको आपको कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r²। m1 मास ऑफ प्रोटॉन, mp मास ऑफ प्रोटॉन, और ये आपका me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। कंपेयर करने के लिए रेशियो निकालना पड़ेगा, Fe अपॉन Fg निकालेंगे अपन, Fe अपॉन Fg। Fe की वैल्यू कितनी है आपके पास में 8.2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन Fg की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10⁻47। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 2.37 इंटू 10⁻39। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ था, आपके पास में एक हाइड्रोजन एटम है, उसके जो डिस्टेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस दे दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात की, और बात की उसने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब मैं बोला कि दोनों को क्या करो, कंपेयर करो। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। अब अपन बात करें न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में, तो जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो बोल रहा है कि दो पॉजिटिव आयन है और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और उन जो रिपल्सन फोर्स है उसकी वैल्यू दी हुई है और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। दो चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एफ की वैल्यू दी आपको 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, और जो डिस्टेंस दिया हुआ दिया 5 एंगस्ट्रॉम। ऐसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज और कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को पता है F इक्वल्स टू कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। F K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, दोनों सेम चार्ज है तो Q² हो जाएगा R 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। F की वैल्यू दी हुई है आपको तो यहाँ पे रख दो, तो Q² इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में 3.7 इंटू 10⁻9 इंटू
मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। अभी 9 ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 3.7 अपॉन 9 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻18 -20। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, देखो 3.7 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻39। क्यू चाहिए तो अंडर रूट में लेना पड़ेगा। क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 25 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻39। सोल्व करेंगे तो जो आपके वैल्यू है 25 का स्क्वायर रूट कितना था, 5 होता है। 3.7 जो है इसका स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 1.92 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻18 38 आएगा यहाँ पे 38 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, माइनस का 19 मिलेगा। क्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्यू कितना मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कर लो इनको आपस में, कितना हो जाएगा 0 4 5 6 5 and 4 9.6 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड करो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना क्या हो गया, चार्ज। ये चार्ज की वैल्यू है। अब वो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, तो Q इक्वल्स टू कितना होता है, N इक्वल्स टू कितना जाएगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितने आपके पास में 3.2 इंटू 10⁻⁻19। E कितना होता है, सोल्व कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन समझ में आया। आपको फोर्स दिया हुआ है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। आपको डिस्टेंस दी हुई है, आपसे चार्ज के बारे में पूछा। F इक्वल्स टू कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम चार्ज है तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर बना दिया। K की वैल्यू रख दी, F की वैल्यू रख दिया और R की वैल्यू स्क्वायर करके सोल्व किया तो अपने को Q की वैल्यू मिलेगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उसको E से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन से आयन डिफर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से। अब अपन बात करें एग्जांपल नंबर 3 की, नेक्स्ट एग्जांपल की, कि 2 पॉइंट चार्ज हैं और उनका बीच में जो वैक्यूम में जो फोर्स है वो दिया आपको 18 न्यूटन। कितना दिया हुआ है, 18 न्यूटन। अब वो बोल रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ER उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, 6। आपसे पूछ रहा है कि मीडियम में फोर्स की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने आपको बताया था, तो ER इक्वल्स टू कितना होता है, F अपॉन FM। ये फॉर्मूला बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो FM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F अपॉन एप्सिलॉन R। F की वैल्यू कितनी है, 18। एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है, 6। डिवाइड कर दो तो मीडियम में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो। देखो वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको, 18 न्यूटन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास में 6। और आपसे पूछा कि मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू कितना होता है, F अपॉन FM। तो FM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R की वैल्यू आपके पास में 6 है, आप रख दो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला कि 2 चार्ज है Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन नंबर 4। Q1 की वैल्यू है आपके पास में 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू आपके पास में -5 माइक्रोकूलम, तो -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। जो R1 है उसके जो पॉइंट दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वो दिए हैं 2 मीटर 1 मीटर और दूसरे के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 4 मीटर। 2 मीटर 1 मीटर। R2 दिया आपको -4 मीटर, सॉरी -2 मीटर 4 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। मतलब आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो F21 की। और F21 वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। देखो
के की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 5 इंटू 10⁻⁻⁶। R12 का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा। R12 का मतलब क्या है R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और यहाँ पे R12 वेक्टर। ठीक है, वेक्टर निकालना आता है, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, रखेंगे वैल्यूज, तो 10, 5 टू द 10 और 90 इंटू 9 और 12 तो -3 अपॉन R1 कितना है 2 -2 तो कितना जाएगा देखो, -2 I कैट माइनस 1 -4 J कैट, 1 -4 J कैट, और यहाँ पे सेम वैल्यू मिलेगी आपको 4 I कैट माइनस 3 J कैट। ये मैग्नीट्यूड का क्यूब है, 4 हो जाएगा 4 I कैट माइनस 3 J कैट का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे 4 I कैट माइनस 3 J कैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा, आपको पता है मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था, √x² प्लस y²। x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 3, 25 हो जाएगा। तो 90 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 का होल क्यूब इंटू 4 I कैट माइनस 3 J कैट, और 90 इंटू 10⁻³ अपॉन 125 4 I कैट माइनस 3 J कैट। ये वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर है। देखो क्या दिया था, दो चार्ज दिए हुए थे Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू थी आपके पास में 2 माइक्रोकुलम और Q2 की वैल्यू थी आपके पास में -5 माइक्रोकुलम। R1 जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 2m 2 मीटर 1 मीटर, और R2 के कोऑर्डिनेट कितने थे -2 मीटर 4 मीटर। आपको बोला कि Q1 चार्ज Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, Q1 का फोर्स किस पे लगना चाहिए Q2 पे, तो अपने को क्या निकाला F21। F21 का फॉर्मूला मैंने बताया था, R12 किसके बराबर होता है R1 माइनस R2 के होल क्यूब के। वैल्यूज रखी, सोल्व किया तो आपके पास में आंसर आ गया। लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास में दो स्मॉल बॉल्स हैं जिनका मास आपके पास में 200 ग्राम, और वो एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है ना, थ्रेड से बंधी हुई है, जिनकी लेंथ है, थ्रेड की लेंथ है 40 मीटर, ठीक है, और दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच में, और दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वली चार्ज है, इक्विलिब्रियम में, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या है। ऐसे दिया हुआ है, एक बॉल यहाँ पे, तो ये वेट लगाएगी mg नीचे, सेम दूसरी बॉल इधर होगी, और ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ये वेट लगाएगी नीचे mg, ठीक है। इस पे फोर्स इधर लगेगा, इक्वली चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर लगा होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास में d है। जो लेंथ दी हुई है आपको थ्रेड की, वो दी हुई है आपको 40 सेंटीमीटर। यानी मैं इसको l ले लूं, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये एंगल हो गया थीटा, ये वाला एंगल भी कितना हो गया थीटा हो गया, ठीक है। और इसमें टेंशन लगेगा t, तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका कोस थीटा और एक हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट t कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट t साइन थीटा। सेम यहाँ पे t कोस थीटा और इधर t साइन थीटा। देखो डायग्राम से, ब्लॉक डायग्राम से, t कोस थीटा किसके बराबर है आपके mg के, और t साइन थीटा किसके बराबर में आपके फोर्स के, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1, ठीक। तो t साइन थीटा अपॉन t कोस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया f अपॉन mg। तो t से t कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया f अपॉन mg, ठीक है। और फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू mg। tan थीटा चार दोनों पे सेम है, तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर mg। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan थीटा साइन थीटा दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। व्हेन
एंगल इज वेरी स्मॉल, tan थीटा नियरली इक्वल टू किसको जाएगा, sin थीटा। और यहाँ से देखो डायग्राम से, ये हाइपोटेनियस और ये आपका बेस, sin थीटा किसके बराबर होता है, बताओ sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, d/2 अपॉन l के बराबर, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो d/2 अपॉन l। d/2 किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के, और l कितना हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर, तो 20 अपॉन सॉरी ये 4 था, तो ये मिलेगा आपको 2 अपॉन 40, और सोल्व करने पे कितना मिल जाएगा 1 अपॉन 20। एंगल की वैल्यू मिल गई आपके पास में 1 अपॉन 20 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। सारी के सारी वैल्यूज आपके पास में, ठीक है ना, अपन रखेंगे और सोल्व करेंगे। देखो थ्रेड दिया हुआ था, बॉल लटकी हुई है 20, इनका जो ग्राम है बॉल्स का वो है 200 ग्राम की बॉल्स हैं दोनों। टेंशन को अपन ने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, कोस थीटा और साइन थीटा में। टी कोस थीटा आपके mg के बराबर है, टी साइन थीटा आपके फोर्स के बराबर, दोनों को डिवाइड किया तो tan थीटा बराबर कितना गया अपॉन mg। फोर्स का फॉर्मूला होता है k/q1 अपॉन r, k/q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इंडी जो चार्ज जो आइडेंटिकल है तो q1 q2 की वैल्यू बराबर है, q स्क्वायर हो जाएगा। जब एंगल की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, आपके साइन थीटा के बराबर में होता है। तो इस डायग्राम से अपन ने साइन थीटा निकाल लिया, थीटा की सामने वाली साइड का थी परपेंडिकुलर, तो d/2 परपेंडिकुलर हो गया और साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। पूछा था आपसे क्वेश्चन में उसने q की वैल्यू पूछी आपसे, किस वैल्यू पूछी है, q की। तो सोल्व करो इसको, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, r स्क्वायर mg अपॉन k इंटू 1 अपॉन 20। q इक्वल्स टू कितना हो गया, r स्क्वायर mg अपॉन k इंटू 1 अपॉन 20। डिस्टेंस कितना आपके पास में, दोनों के बीच का r की वैल्यू कितनी, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा मास दिया हुआ आपको, रखो वैल्यूज, q इक्वल्स टू अंडर रूट r 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। जो वेट दिया होता है कितना दिया होता, 200 mg दिया होता, तो कितना लिख सकता हूँ मैं उसको, 2 किलोग्राम। k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ और 1 अपॉन 20। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास में 4/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से एक बार मैं बता देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ था कि आपको थ्रेड दिए हुए हैं ऐसे, यहाँ पे एक बॉल है जिसका वेट है mg 200 ग्राम, या अपन इसको लिख सकते हैं 0.2 kg। सेम इसका वेट है कितना, 200 ग्राम, ये लिख सकता हूँ मैं इसको 0.2 kg। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ है। यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, ये एंगल थीटा मान लिया, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इधर फोर्स लग रहा है F, इधर फोर्स लग रहा है F। तो ये वाला तो T साइन थीटा और ये वाला T कोस थीटा, ठीक। तो T कोस थीटा को किसके बराबर रखा अपन ने, देख लो mg के बराबर, और T साइन थीटा को किसके बराबर रख दिया अपन ने, फोर्स के बराबर। दोनों को डिवाइड करके tan थीटा में वैल्यू निकाली। डायग्राम से जब अपन एंगल को बहुत छोटा लेंगे तो tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के। तो अपन ने डायग्राम से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2/40, तो 1/20 आ गई वैल्यू। सोल्व कर लिया तो आपको चार्ज की वैल्यू मिलेगी 4/3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, इतना ही।